हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक सॉलिड स्टेट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, हमने उसकी प्रॉब्लम्स कर ली थी और उसके अलावा हमने आपके दो टॉपिक छोटे छोटे और कवर किए थे, जैसे कि आपका हाइब्रिडाइजेशन भी हमने कर लिया था एंड हमने कल लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था IUPAC नोमेनक्लेचर। तो हमने ऐसे बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स और हमने एक 12th क्लास का CBSE चैप्टर जो आपका आता है सॉलिड स्टेट, वो भी कवर कर लिया। तो स्टूडेंट, आज मैं बात करती हूँ BSc फर्स्ट ईयर। आज हम स्टार्ट करते हैं BSc फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या है केमिस्ट्री का, हम उसमें क्या क्या पढ़ेंगे पेपर वाइज, राइट। और स्टूडेंट्स, आपको मैं BSc प्रीवियस के केमिस्ट्री के सारे चैप्टर, सारा जो भी आपका सिलेबस उसमें आता है सारा कराऊंगी और आपको लास्ट एग्ज़ाम टाइम में आपको मैं वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी जो कि एग्ज़ाम में आपके 101% आते ही आते हैं। इट्स माई गारंटी कि अगर आपने मेरी इस वीडियोज़ में BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर के सारी क्लासेस, सारी वीडियोज़ आपने रेगुलर कर ली और आपने मेरे बताए हुए क्वेश्चन सारे याद कर लिए, तो इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप 70 से 80 के बीच में ईजिली ओनली केमिस्ट्री में इतने मार्क्स गेन कर सकते हैं, BSc पार्ट 1 चाहे सेकेंड ईयर चाहे फाइनल ईयर। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको स्टार्ट करती हूँ BSc पार्ट 1 का जो हमारा सिलेबस है फर्स्ट ईयर का। पहले तो डिस्कस करेंगे उस सिलेबस के बारे में कि वो सिलेबस है क्या। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज BSc फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री सिलेबस, राइट स्टूडेंट्स। तो केमिस्ट्री सिलेबस हमारा क्या है स्टूडेंट्स, हम देखते हैं आज। फर्स्ट ऑफ ऑल, BSc फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स आपके 3 पेपर्स होते हैं। फर्स्ट इज वन आपका होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट स्टूडेंट्स। क्या होता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट पेपर, राइट। सेकेंड इज वन होता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट, जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, जिसको हम कहते हैं सेकेंड पेपर, राइट। थर्ड इज वन होता है स्टूडेंट्स आपका फिजिकल केमिस्ट्री, राइट। तो फिजिकल केमिस्ट्री बेटा आपका ये क्या होता है थर्ड पेपर, राइट। तो स्टूडेंट्स, हमारे BSc पार्ट 1 में 3 पेपर्स होते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर एंड थर्ड पेपर। तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल आपकी अलग अलग पेपर वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो स्टूडेंट, जो फर्स्ट पेपर आपका होता है वो आपका होता है 32 एंड 33, यानी आपका कितना होगा स्टूडेंट्स ये, और इसमें आपका एक पेपर और होता है 33 का, राइट। तो कितना होगा बेटा आपका ये 3 2 5 3 8 और आपका ये हो गया, नहीं आपका 33 और एक आपका होता है फिजिकल वाला 34, राइट। कितना हो गया 3 3 6 10 का 1 3 9 10 100। तो स्टूडेंट्स, 100 मार्क्स में आपके 3 पेपर्स जो होते हैं आते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर एंड थर्ड पेपर, राइट। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्लास 12th में हमें इतना पढ़ा था हमने कि हमारे पास 2 बुक्स हुआ करती थी, एक आपकी फर्स्ट पेपर की, एक आपके सेकंड पेपर की। हम मोस्टली ये पढ़ते थे, लेकिन हमारे यहाँ पर आकर जब हम BSc पार्ट 1 में हम लोग आए तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारे 3 पेपर होते हैं। हमारे केमिस्ट्री को यहाँ पर 3 ब्रांच में कैटेगराइज कर दिया है। फर्स्ट इज वन इनऑर्गेनिक, सेकंड इज वन ऑर्गेनिक एंड थर्ड इज वन आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। और आपको जो पेपर कितने मार्क्स का आता है, तो आपका फर्स्ट पेपर 33 का, सेकंड भी 33 का एंड फोर्थ वाला 34 का, और टोटल आपका 100 मार्क्स का ये सब्जेक्ट केमिस्ट्री आता है। और इसमें आपका 50 मार्क्स का स्टूडेंट क्या होता है प्रैक्टिकल होता है। देन आपका 150 टोटल आता है एक पर सब्जेक्ट का, राइट। तो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करूंगी आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम स्टार्ट करेंगे जो फर्स्ट लेसन BSc पार्ट 1 के सिलेबस में, तो हम स्टार्ट करेंगे उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि फर्स्ट पेपर। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके क्या क्या है सिलेबस में, हमें क्या क्या पढ़ना है। स्टूडेंट्स, अगर आपने जो मैंने इस सिलेबस में जो कराया है, जो मैंने आपको टॉपिक्स कराऊंगी, जो आपको क्वेश्चन बताऊंगी, अगर आपने वही कर लिए तो स्टूडेंट्स आप 70 से 80% मार्क्स ईजिली गेन कर लेंगे, अगर आपने मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने बताया वही किया तो, राइट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं देखती हूँ
कि आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपका फर्स्ट पेपर है उसमें आपका क्या क्या सिलेबस है, राइट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखते हैं पहला हमारा बेटा इसमें आपकी जो इसमें बेटा यूनिट वाइज आपका डिवाइड है। जैसे कि इसमें यूनिट फर्स्ट है आपकी, तो यूनिट फर्स्ट में क्या है आपका स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 आपका है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं स्टूडेंट्स। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर 9th, 10th, 11th में पढ़ा आपने, राइट। बीएससी प्रीवियस में भी आपका 12th का मतलब 12th का 70 से 80% जो सिलेबस है केमिस्ट्री का वो आपका बीएससी पार्ट 1 में है, राइट। तो आपका फर्स्ट चैप्टर, सेकंड क्या है बेटा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, यानी जो पीरियोडिक टेबल होती है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, राइट। नेक्स्ट चीज़ बने हमारा स्टूडेंट्स यूनिट 2। यूनिट 2 में बेटा हमारा चैप्टर कौन सा है, थर्ड चैप्टर कहते हैं इसको, यह है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग बेटा आपकी इसमें 3 टाइप्स की बॉन्डिंग पढ़ेंगे हम लोग, कौन सी, आयनिक, कोवैलेंट एंड थर्ड इज वन कोऑर्डिनेट, राइट। थर्ड इज क्या बेटा आपकी कोऑर्डिनेट, ये आपकी बॉन्डिंग है। केमिकल बॉन्डिंग होगी आयनिक, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट, 3 टाइप्स की आपके बॉन्ड पढ़ेंगे इसमें। और इसमें बेटा हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, इसमें आपके टाइप ऑफ बॉन्ड्स, आपकी वेस्पर थ्योरी, आपका हाइब्रिडाइजेशन, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इस इकलौते चैप्टर में काफ़ी चीज़ें हैं। ये यूनिट 2 में आ गया बेटा, राइट। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट आया यूनिट 3, राइट। यूनिट 3 में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, वो हमारा है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये क्या है आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट, एस ब्लॉक। फिर बेटा हमारा आता है यूनिट 4, और इसमें एक चैप्टर और बेटा यूनिट 3 में आपका इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस कौन कौन सी होती है स्टूडेंट्स आपकी, ये आपका होगा चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, और इसके बाद बेटा आपको 5 इसमें इसी यूनिट 3 में क्या है, इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस वो होती हैं जो किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। ये क्या है आपकी इनर्ट गैसेस होती हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं। क्यों, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑफ सेल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ऑक्टेट होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए किसी से रिएक्ट नहीं करती, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, इनर्ट गैसेज। ये हम पढ़ेंगे इनर्ट गैसेज क्या होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनके स्ट्रक्चर क्या है, वो सारा पढ़ेंगे चैप्टर में हम, राइट। अब नेक्स्ट हम लोगों की आती है यूनिट 4, राइट स्टूडेंट्स। यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या पढ़ेंगे, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज, राइट, उनसे बनने वाले कंपाउंड, ओके। तो बेटा हमारे ये हमने देखा कि हमारा बीएससी पार्ट 1 में जो केमिस्ट्री का सिलेबस है उसका जो फर्स्ट पेपर है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें आपकी कितनी यूनिट्स है स्टूडेंट्स, उसमें आपकी 4 यूनिट है, और 4 यूनिट में आपके क्या है, चैप्टर है। तो फर्स्ट यूनिट में चैप्टर कितने बेटा आपके, 2 चैप्टर, कौन सा, फर्स्ट इज वन एटॉमिक स्ट्रक्चर, सेकंड इज वन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, और यूनिट 2 में आपका इकलौता एक चैप्टर है वो है आपका केमिकल बॉन्डिंग। इसमें हम टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग पढ़ेंगे, इसमें हाइब्रिडेशन पढ़ेंगे, इसमें हम वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे, हम सब कुछ पढ़ेंगे इसमें। फिर यूनिट 3 में बेटा क्या आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, और आपका एक चैप्टर है इनर्ट गैसेज, वो पढ़ेंगे। फिर यूनिट 4 में क्या आपका, यूनिट 4 में सिंपली एक ही आपका चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कुल मिलाकर हमने देखा कि बीएससी पार्ट 1 के फर्स्ट पेपर में ओनली 6 चैप्टर हमें कवर करने हैं, तो इसमें 6 चैप्टर हैं, और इतने ही 6 चैप्टर बेटा आपके सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, उतने ही 6 के आसपास आपके 6 और 7 फिजिकल केमिस्ट्री में है। तो हमारा बीएससी पार्ट 1 का सिलेबस ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, थोड़ा माइन्यूट सा सिलेबस है। इसको हम ईजिली 3 और 4 मंथ में बहुत ईजिली कर लेते हैं चैप्टर को। हमारा 3 और 4 मंथ में सारा सिलेबस विद रिवीजन हो जाता है, इसमें इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है, राइट। तो हमने देखा कि हमारे इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने चैप्टर है बेटा आपके, 6 चैप्टर, राइट। अब देखो इसमें हम स्टार्ट करते हैं इसके यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हम जो डिस्कस करेंगे वो चैप्टर हमारा कौन सा है स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहाँ पे डालते हैं यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, राइट। तो हमने देखा स्टूडेंट कि यूनिट फर्स्ट का जो आपका चैप्टर फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर, राइट। अब बेटा इसमें बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर में, अब हमको ये नहीं मालूम कि जो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट का एटॉमिक स्ट्रक्चर है उस एटॉमिक स्ट्रक्चर में कौन कौन से टॉपिक हैं।
तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर इतना आसान चैप्टर है कि आप इस चैप्टर को बहुत ईजिली कर लोगे। और स्टूडेंट्स सबसे खास बात ये है कि मैं जो आपको बीएससी पार्ट 1 के सिलेबस और चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं आपको वो टॉपिक कराऊंगी जो एग्ज़ाम में आने ही आना है। ठीक है, आपको मैं ऐसा कोई एक्स्ट्रा नहीं कराऊंगी जिससे आप पर बर्डन हो। मैं आपको वही कराऊंगी जो एग्ज़ाम में आना ही आना है, और उसके कराने के बाद आपका देन रिवीजन, राइट। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेटा अगर मैं इसमें देखती हूँ कि इसमें कितने टॉपिक हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं इसके टॉपिक। सबसे पहले बेटा इसमें है आपका, मैं मेन टॉपिक बता रही हूँ इसके जो इसमें है, वैसे इसमें टॉपिक तो थोड़े और भी हैं। तो इसका मेन टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बेटा ये इसमें आपका आता है जो कि हमने क्लास 12 में पढ़ रखा है, बहुत इजी है। सेकंड बेटा आपका इसमें है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, राइट। थर्ड इज बने बेटा आपका सिग्निफिकेंस ऑफ साइन एंड साइन का स्क्वायर। बेटा साइन क्या होता है? वेव फंक्शन। इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन क्या होता है? साइन। और साइन स्क्वायर क्या होता है? उसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, राइट। नेक्स्ट है आपका बेटा आपका इसमें क्वांटम नंबर, ये भी आपका 12th का है क्वांटम नंबर, राइट, क्वांटम नंबर। नेक्स्ट है आपका बेटा शेप ऑफ SPD ऑर्बिटल्स, यानी आपको इन सब की शेप बतानी है, राइट। नेक्स्ट बेटा आपका है अफवाउ, जो कि मैंने आपको करा रखा है, अफवाउ प्रिंसिपल है आपका। नेक्स्ट बेटा आपका इसमें पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। भाई ये भी आपका कहाँ है? ये भी 12th का है। आपको फील ही नहीं होगा कि आप ये बीएससी का पढ़ रहे हो, आपको फीलिंग है कि आप 12th वाला पढ़ रहे हो। ये सब आपका 12th में या 11th में ये सारा सब कुछ पढ़ रखा है आपने, वही सब कुछ चाहिए, राइट। नेक्स्ट बेटा आपने ये भी पढ़ रखा है हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल, राइट। नेक्स्ट बेटा आपका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, वो भी हमने क्या स्टूडेंट्स पढ़ रखा है। मैंने इस पर पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, आपने अपनी वीडियो देखेंगे। मैंने पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे फाइंड करते हैं विद अफवाउ रूल, विदाउट अफवाउ रूल, वो मैंने उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो स्टूडेंट्स अगर आपने मेरे अकॉर्डिंग इस चैप्टर में ये टॉपिक हैं जो मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर, जो आपका यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो मैंने आपको टॉपिक यहाँ पर लिखवाए हैं स्टूडेंट्स, ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एग्ज़ाम में इनमें से आना ही आना है। चाहे अगर आप ये करके चले गए तो आपको इनमें से 2 या 3 क्वेश्चंस इनके ऊपर आपको रखे हुए मिलेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो मैं आपको इस चैप्टर के अंदर सारे टॉपिक नहीं कराऊंगी, आपको ये वो टॉपिक कराएं जो एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर एग्जामिनेशन। तो इसमें मैंने क्या देखा, आपका हाइजेनबर्ग आपका प्रिंसिपल हो गया, श्रोडिंगर इक्वेशन हो गई, सिग्निफिकेंस हो गया, आपका वेव फंक्शन, क्वांटम नंबर हो गई, शेप हो गए, अफवाउ हुंड पाउली हो गया, इलेक्ट्रॉनिक। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, मैं आपको इस चैप्टर में बस इतना ही कराऊंगी। और ये करने के बाद इसमें से आपके 5 में से 10 मार्क्स आपके रखे हुए हैं एग्जाम में। अगर आपने ये चैप्टर कवर कर लिया तो आपके 5 to 10 मार्क्स एग्जाम में कहीं नहीं गए, ठीक है। एक लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा इसका, एक शॉर्ट में भी आ सकता है, आपका MCQ में भी आ सकता है। तो स्टूडेंट्स अब इसमें से मैं आपको सबसे पहले आज स्टार्ट करती हूँ इसका एक न्यू टॉपिक, वो है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, राइट। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे और इसमें इतने सारे टॉपिक हैं तो हम सीरियल वाइज इस चैप्टर में सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। तो इसमें से स्टूडेंट्स मैं आपको
आज स्टार्ट करती हूँ श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। ये आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आती है और ये आपकी पार्ट 1 में फिजिकल केमिस्ट्री में भी है। इसका मतलब आपने इसको यहाँ पर याद कर लिया तो आपने इसको फिजिकल में भी याद कर लिया। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसका फ़ायदा ये है स्टूडेंट कि ये आपकी लॉन्ग क्वेश्चंस में आती है और आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर का आता है ना। आपने ये चूँकि मैथमेटिकल है, अगर आपने ये कर ली तो आपके 6 नंबर बिल्कुल उसमें एक्यूरेट एग्जिट आपको 6 में 6 मिलेंगे। और एक फ़ायदा इसमें स्टूडेंट ये है, अगर आपने इसको यहाँ पे इनऑर्गेनिक में अच्छे से कर लिया तो ये फिजिकल में भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि इनऑर्गेनिक में ही आएगी, ये फिजिकल में भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड पेपर है आपका फिजिकल केमिस्ट्री उसमें भी आ सकती है। तो आपको 2 जगह इसका फ़ायदा हो गया। इसीलिए इस इम्पोर्टेंट इक्वेशन को देखते हुए मैंने पहले डिसाइड किया कि पहले मैं आपको इस चैप्टर में ये चीज़ कराऊं जो कि ज़्यादा मार्क्स की आती है, जिससे हमारा 2 in 1 फ़ायदा होता है। ये 2 पेपर में एक साथ आपकी कॉमन है, राइट। तो हम आज इस चैप्टर में ये स्टार्ट करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, राइट। अब देखो स्टूडेंट, तो मैंने देखो स्टूडेंट्स, इसमें आपको मैं सारा टॉपिक कराऊंगी, राइट। तो आज मैं कराऊंगी आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, राइट। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या थी? एक साइंटिस्ट था श्रोडिंगर, उसने इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, उसकी वेव्स कैसी होती हैं, इन सब बातों को डिटरमाइन करने के लिए श्रोडिंगर ने अपनी एक इक्वेशन दी जिसको हम कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, राइट। तो हम यहाँ पे डालेंगे स्टूडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन, ये है आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन, राइट। तो श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए सबसे पहले बात की थी श्रोडिंगर जो साइंटिस्ट था, उन्होंने एक पार्टिकल लिया। उन्होंने कहा किसी छोटे से पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, उन्होंने उसके लिए इक्वेशन डिटरमाइन की। उन्होंने बताया कि किसी भी छोटे से पार्टिकल, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे कुछ भी हो, उसके लिए जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होती है। मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का हम एडिशन कर दें तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाती है, राइट। तो इसमें हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? इसमें हम लिखेंगे किसी गतिशील कण या इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, या इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, ठीक है, कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग होता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे कहूँगी योग होता है, यानी कि कोई भी आपका गतिशील पार्टिकल है या फिर इलेक्ट्रॉन है, उसकी जो कुल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी? उसकी टोटल गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा। गति ऊर्जा को बेटा हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी और स्थिति ऊर्जा को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा क्या होगा इसका फार्मूला? E = KE + PE। मतलब E आपकी टोटल एनर्जी हो गई, K आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई, PE आपकी पोटेंशियल एनर्जी, गति ऊर्जा एंड स्थिति ऊर्जा, राइट। बेटा इसका फार्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का? आपने पढ़ रखा है 12 mv², ये आपने पढ़ रखा है फिजिक्स में। इसका फार्मूला में लगा दिए यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स एक बात बताओ मेरे को, क्या हम गति ऊर्जा को ऐसे लिख सकते हैं? कैसे? ये उठा लो 12 mv², उठा लिया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, m से ऊपर इसकी मल्टीप्लाई करा दूँ, m से इसके नीचे डिवाइड करा दूँ, एक ही बात वही सेम हमारा यही आ जाएगा ना। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं 12 m × mv²/m, और जब m से m कट जाएगा तो लौट कर यही आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। अब बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इस पूरे का अब 2 m हो गए आपके और v², तो मैं इसको लिख सकती हूँ mv²/m, राइट। ये हमारा आ गया 12 mv² = mv²/m, राइट। अब स्टूडेंट्स एक बात बताइए, आपने एक डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ रखी होगी, पढ़ी है ना 11th में। डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट था, उसने एक इक्वेशन दी थी इलेक्ट्रॉन के लिए। क्या दी थी?
कि जो उसकी वेवलेंथ होती है लैम्डा इक्वल h/mv, ये होता है उसका फार्मूला। पढ़ा था ना आपने, राइट? ये क्वेश्चन पढ़ रखी है आपने। क्या बेटा मैं इसमें इस mv का वैल्यू निकाल सकती हूँ? इसको यहाँ ले जाऊँ, इसको यहाँ ले आऊँ, मेरा क्या होगा h/λ, ये आ जाएगा मेरा। तो मेरा क्या बन जाएगा m × v बराबर h/λ आ गया, राइट? अब बेटा मैं क्या कर सकती हूँ, क्या मैं इस m × v का जो m × v किसके बराबर है h/λ, तो m × v का वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ यहाँ पर, राइट? इसको क्वेश्चन 1 माना था हम लोगों ने, तो मैंने क्या करा, इस इक्वेशन में पुट कर दिया, किसका, इस mv का वैल्यू h/λ। तो कर दो स्टूडेंट्स का पुट यहाँ पर, तो हो जाएगा हाफ mv², राइट, mv का h/λ का स्क्वायर अपॉन m, राइट? ये हो गया आपका। बेटा इसको खोलेंगे हम लोग, क्या कैसे खोलेंगे, h का स्क्वायर ऊपर आएगा बेटा, लैम्डा स्क्वायर नीचे अपॉन में आएगा, और m तो आपका ऑलरेडी है यहाँ पे। तो हाफ mv² का वैल्यू कितना आ गया बेटा, h² अपॉन λ² m, ये आ गया। अब आपका देखो बेटा स्टूडेंट्स क्या होगा, हम लोगों ने अब बेटा हम क्या करेंगे कि हमने ये देखा कि हमने इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, ठीक है? यहाँ बेटा हाफ v है आपका साथ में, ये हाफ v है मल्टीप्लाई में, और यहाँ भी हाफ है मल्टीप्लाई में, राइट? और यहाँ भी आपका हाफ है मल्टीप्लाई में, राइट? हाफ mv² की जगह हमारा ये वैल्यू आ गया 1/2 h² अपॉन λ² m, हमने तो वैल्यू पुट कर दिया m × v का इसकी जगह पे, तो उसको स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो ये आपका आ गया, राइट? अब बेटा क्या करेंगे हम लोग, हम ये करेंगे, जो हमारी समीकरण 2 बन गई, ये वाली क्या बन गई, समीकरण 2। क्या इस समीकरण 2 का जो वैल्यू है हाफ mv², ये वाला वैल्यू है समीकरण 2 में, जो हाफ mv² का वैल्यू ये आया, क्या हम इसको समीकरण 1 में लिख सकते हैं इसकी जगह पे? बिल्कुल लिख सकते हैं। समीकरण 1 में हम इसकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे हम, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, राइट? क्या लिखेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो स्टूडेंट्स, E = कितना, क्या मान है इसका, हाफ mv² का वैल्यू बेटा क्या है ऊपर, हाफ h² λ² m, ठीक है? और बेटा आपका प्लस में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी P, राइट? ये आपका हो गया, ठीक है? ये हमारा, अच्छा बेटा अब हम क्या करेंगे, अब क्या हम इस पोटेंशियल एनर्जी की जगह हम इसे B लिख सकते हैं एनर्जी को, तो हमारा ये हो गया E = हाफ h² λ² m प्लस v, ठीक है? हमने पोटेंशियल एनर्जी को V से लिख लिया। ये बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन आ गई। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम ऐसा कर सकते हैं कि E को उधर माइनस में ले जाएं B के पास, E के पास इसको B को माइनस में ले आएंगे B प्लस में, यहाँ पर तुम्हारा ये वैल्यू आ जाएगा, हम हमारे पास इस वाली वैल्यू को आ जाएगा। तो देखो स्टूडेंट कैसे करते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम, E - B = हाफ h² अपॉन λ² m, ये आपका आ गया इसका E - B का वैल्यू, ठीक है? अब स्टूडेंट हमने क्या किया, इसको हमने समीकरण 2 मान लिया, उस वैल्यू को पहले 2 माना था, इसको हमने 3 मान लिया, राइट? अब समीकरण 3 हमने इसे मान लिया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि हम समीकरण 3 में λ² का वैल्यू पुट करेंगे। क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि हम यहाँ से इस समीकरण 3 में से λ² का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको यहाँ ले आओ और इसको यहाँ ले आओ, ऐसा कर सकते हैं ना? तो निकालो स्टूडेंट्स, λ² = हाफ h², ये पूरी वैल्यू बेटा यहाँ इसके अपॉन में आ जाएगी, और ये λ² यहाँ चला जाएगा, तो ये बचा आपका E - B × m आपका है ही साथ में, ये हो गया आपका, राइट? अब क्या हुआ बेटा इसमें, अब हम देखेंगे, ये हमारे बेटे समीकरण नंबर 4 आ गई। हमने λ² का, इससे हमने λ² का वैल्यू फाइंड कर लिया ऐसे करके, ओके? अब बेटा एक बात बताओ मेरे को आप छोटी सी, आपको पता है कि किसी भी कोई भी सूक्ष्म कण, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे कुछ भी पार्टिकल्स हो, उसकी एक वेव फंक्शन, एक वो अपनी तरंग गति में घूमता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है, ठीक है? उसका ये अपना एक तरीका होता है घूमने का।
ठीक है, वो तरंग गति से घूमता है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की तरंग गति से घूमता है और एक्स एक्सिस पे, तो उस इलेक्ट्रॉन की तरंग गति से घूमने के लिए एक्स एक्सिस पर एक तरंग गति समीकरण होती है बेटा। क्या होती है? तरंग गति समीकरण। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई भी सूक्ष्म कण या इलेक्ट्रॉन जब तरंग गति से घूमता है तो तरंग गति उसकी एक समीकरण होती है एक्स एक्सिस पे। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपको यहाँ पे इतना सा आपको वर्ड याद करना पड़ेगा यहाँ पे कि कोई सूक्ष्म कण तरंग गति से घूमता है, इसके लिए एक्स अक्ष यानी एक्स एक्सिस पर तरंग गति समीकरण, ठीक है, को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। कोई सूक्ष्म कण तरंग गति से घूमता है, इसके लिए हम एक्स, कोई भी छोटा कण है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, वो तरंग गति से घूम रहा है, राइट। तो तरंग गति से घूमते हुए उसके एक्स एक्सिस पे एक इक्वेशन निकल कर आती है, वो हमें याद करनी पड़ेगी। वो इक्वेशन क्या होती है वो हमें थोड़ा याद करना पड़ेगा स्टूडेंट। क्या होती है बेटा? वो डी स्क्वायर साइन अपॉन डी, चूंकि एक्स एक्सिस पर है तो डी एक्स स्क्वायर, डी क्या होता है? डिफरेंशियल, साइन क्या है? वेव फंक्शन, राइट, प्लस 4 पाई स्क्वायर साइन अपॉन यहाँ बेटा क्या आएगा? लैम्डा स्क्वायर इक्वल 0। ये समीकरण होती है बेटा, समीकरण नंबर से 5 मान लेते हैं। ये इक्वेशन होती है आपकी। कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई सूक्ष्म कण जब किसी एक्स एक्सिस के सापेक्ष तरंग गति से घूमता है तो उसके लिए इक्वेशन होती है, जहाँ साइन क्या है इलेक्ट्रॉन का? वेव फंक्शन, जहाँ लैम्डा क्या है? उसकी वेव लेंथ, कितनी वेव लेंथ है उसकी। तो ये क्वेश्चन बेटा निकल के आती है उसकी, ये हमें याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। डी स्क्वायर, डी क्या बेटा? इसका डिफरेंशियल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने याद कर लिया यहाँ पर। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या इस इक्वेशन में आपको लैम्डा दिख रहा है? क्या लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू हम ऊपर वाला ये लैम्डा स्क्वायर यहाँ पुट कर सकते हैं? इजीली। तो ऊपर हमारा मेन मोटो ही यही था कि हमने इससे जो लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू निकाला, उस लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। तो लिखो लैम्डा स्क्वायर का मान समीकरण 4 से 5 में रखने पर रख दो, तो डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर साइन, लैम्डा स्क्वायर का बेटा मान क्या है? हाफ, और ऊपर एच स्क्वायर अपॉन में ई माइनस बी और एम, ये आपका हो गया बेटा हाफ एच स्क्वायर एम, ऊपर आपका कैसे रहेगा? और इक्वल 0। ये इसका हमने वैल्यू बेटा पुट कर दिया यहाँ पर। अब बेटा ये बटे का जो अपॉन है, ये वाला बटे का बटा में ऊपर चला जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इसको ऊपर भेजेंगे हम लोग यहाँ, राइट। इसको ऊपर सॉल्व करते हैं थोड़ा सा हम लोग। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर करेंगे सॉल्व, तो क्या होगा? डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन ऊपर जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर इंटू 5 है, इंटू आपका चला गया ऊपर क्या? 2 इंटू ई माइनस बी और इंटू आपका बेटा एम, एम आपका बचा आपका, तो एम को भी हम खा लेंगे बेटा, एम को भी हम ऊपर ले गए यहाँ मल्टीप्लाई में। और बेटा अपॉन में क्या बचा आपका? फिर अब ये बेटा ये चीज़ पूरी, ये वाली पूरी चीज़ जो थी, ये वाली पूरी चीज़ आपकी यहाँ ऊपर चल गई मल्टीप्लाई में, अपन में क्या बचा? एच स्क्वायर, ये आपका एच स्क्वायर हो गया, राइट। डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल 4 2 सा 8 पाई स्क्वायर, और आपका ये वाला एम इंटू में आपका ये ई माइनस बी अपॉन में एच स्क्वायर। बेटा ये इक्वेशन आ गया आपका, आ गया। और चूंकि बेटा आपके यहाँ डी स्क्वायर साइन जो है यहाँ प्लस में है, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, ये प्लस है आपको, बराबर नहीं है, राइट। इक्वल क्या है बेटा? ये 0, यहाँ भी क्या है? 0। ये हो गया आपका वैल्यू, हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब स्टूडेंट्स ये तो आपका यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे कर लिया, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर डी स्क्वायर साइन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर एम इंटू आपका हो गया ई माइनस बी, और इसका बेटा साइन भी है साथ में यहाँ पे ना, यहाँ पे जो है आपका साइन ये वाला, यहाँ पे साइन लिख लो उसका, ई माइनस बी के साथ साइन भी है। साइन तो आपका ऊपर है, ये ऊपर ऑलरेडी है साइन, तो हमारा इसका साइन यहाँ ऑलरेडी आ गया, तो यहाँ पे साइन आ गया आपका ये,
ठीक है। ये साइन यहाँ वही वाला यहाँ, ये वाला साइन हमने यहाँ लिख लिया, ये यहाँ आ गया 4 2 8 पाई स्क्वायर, ये वाला m ये अपॉन का अपॉन में, ये हमारे बेटा क्वेश्चन आ गई हमारे पास। ये बेटा हमारी क्वेश्चन नंबर हो गई 6, राइट। अब ये क्वेश्चन नंबर बेटा 6 जो हमारे पास आई है वो हमारा 1 डायमेंशनल के लिए, यानी एक बिमीय से बोलते हैं हिंदी में, एक बिमीय सिस्टम के लिए, एक बिमीय तंत्र के लिए, यानी 1 डायमेंशनल सिस्टम के लिए आई है, जो आपकी एक ही डायरेक्शन में, यानी एक ही मतलब एक्स एक्सिस के लिए आई है। ये हमारे किसके लिए आई है? एक्स एक्सिस के लिए आई है। अब हम इसके लिए निकालेंगे बाई एंड जेड। तीनों एक्सिस में क्या होगी स्टूडेंट्स जी? देखो तीनों एक्सिस में क्या होगी, डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस बाई के लिए डी स्क्वायर साइन अपॉन डी वाई स्क्वायर, प्लस डी स्क्वायर साइन अपॉन डी जेड स्क्वायर, प्लस बेटा ये ऐसे आपका आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर एम इंटू ई माइनस बी साइन अपॉन एच स्क्वायर इक्वल 0। बेटा ये आ गया आपका, हमने तीनों एक्सिस, ये हमारी आई थी क्वेश्चन 1 एक्सिस के लिए, यानी 1 डायमेंशनल के लिए। हम निकालेंगे 3 डायमेंशनल के लिए, 3 एक्सिस के लिए, तो हमारी ये क्या होगी, हम इसी को हम एक्स वाई जेड 3 बार लिखेंगे, सेम आपको ये ऐसे रहेगा, इक्वल 0 आ जाएगा, राइट। अब स्टूडेंट हमने क्या देखा कि क्या हम इसमें साइन कॉमन ले सकते हैं, इन तीनों में साइन कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, डेल स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर डी वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, राइट, और ब्रैकेट बंद कर दो बेटा ये, और प्लस बेटा यहाँ पे क्या बचा आपका 8 पाई स्क्वायर एम इंटू ए माइनस बी साइन अपॉन एच स्क्वायर 0, राइट। बेटा हम इसको ऐसा कर सकते हैं, फिर बेटा हम इसको, ये हमारा साइन हो गया, अब बेटा ये हमारी हो गई, अब ये हमारी क्वेश्चन नंबर 7 मानो उसको। अब हम बेटा जो हमारी ये पूरा पोर्शन है जो डेल का स्क्वायर है, तो ये क्या है, समेशन, ये क्या है, एक आपको समेशन, तीनों का एडिशन हो रहा है, तो इस पूरे की जगह हम क्या लगा सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे लगा सकते हैं हम डेल्टा स्क्वायर, लगा दो आप यहाँ पे, तो इस पूरे में क्या लगाओगे आप, डेल्टा स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर में तो डेल्टा स्क्वायर होगा, बेटा हमारा क्या होगा, डेल्टा स्क्वायर इन तीनों की जगह ये, और ये क्या आपका साइन कॉमन लिया तो ये साइन आ जाएगा, और प्लस वहाँ पे क्या है 8 पाई स्क्वायर एम इंटू ई माइनस बी साइन, और आपका अपॉन में बेटा आ गया एच स्क्वायर इक्वल 0। ये बेटा आपकी आ गई डी ब्रॉगली, वो आपकी नहीं आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन। तो किसी भी सूक्ष्म पार्टिकल या किसी भी सूक्ष्म कण या किसी गतिशील इलेक्ट्रॉन के लिए हमने डी ब्रॉगली आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम ऐसे फाइंड करते हैं, ये होती है डेल्टा स्क्वायर साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस बी साइन अपॉन एच स्क्वायर इक्वल 0, राइट स्टूडेंट। तो ये तो बेटा हमारा डेरिवेशन हो गया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, इस चैप्टर का पहला टॉपिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, और 6 नंबर आपके इसमें पक्के हैं, बिल्कुल पक्के अच्छे वाले नंबर पक्के हैं इसमें, जो इसमें आपका अगर आपको राइट है तो आपको कहीं नहीं कटेगा। अगर आपसे, वैसे तो ये सॉल्व यहाँ तक हो गई, लेकिन हमने इसमें साइन कॉमन लिया, फिर अंदर स्क्वायर तीनों आ गए, फिर तीनों को जगह हमने डेल्टा स्क्वायर कर लिया, समेशन हो रहा है तीनों का योग, तो हमने यहाँ डेल्टा स्क्वायर कर लिया। अब इस इक्वेशन में स्टूडेंट हमें देखना ये है कि ये चीज़ें हैं क्या, ये किस किस को इंडिकेट करती हैं, एक बार वो और देख लेते हैं हम लोग लास्ट में, राइट। तो वो क्या है हमारा स्टूडेंट्स, देखो साइन क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन, राइट। बेटा एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, कोई भी सूक्ष्म पार्टिकल हो सकता है, पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, ठीक है। बेटा इसकी ई क्या है, टोटल एनर्जी, राइट, ठीक है बेटा। वी क्या है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा, क्या कहते हैं इसको, स्थितिज ऊर्जा, राइट। और बेटा एच क्या है यहाँ पे आपका, एच इज ए प्लैंक कांस्टेंट, राइट। तो ये स्टूडेंट्स हमारी हो गई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसमें हमने देखा कि ये साइन क्या है, एम क्या है, एच क्या है, ई क्या है, वी क्या है, ये हमने सब पढ़ लिया। तो स्टूडेंट इस इक्वेशन को आप अच्छे से समझना, इसे रिवाइज करना, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आती है, अगर इसमें नहीं आई तो आपके थर्ड पेपर में भी आएगी, राइट। तो अब इसके बाद हमारा बेटा नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, वो आपका है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका 2 मार्क्स में आता है, लॉन्ग में नहीं शॉर्ट में आता है।
तो पढ़ते हैं इसके बाद हम, राइट। तो हाइजेनबर्ग अनसेंसिटिव प्रिंसिपल, तो क्या होता है बेटा ये हाइजेनबर्ग, एक साइंटिस्ट था हाइजेनबर्ग, उन्होंने किसी छोटे से पार्टिकल, किसी इलेक्ट्रॉन ले लो चाहे, उसके लिए प्रिंसिपल दिया था। तो क्या है स्टूडेंट्स, हम डालते हैं यहाँ पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, राइट। इसे बोलते हैं हिंदी में हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आपका बीएससी पार्ट 1 में फर्स्ट पेपर में जरूर आता है 2 मार्क्स पे, इस पर टिप्पणी आती है, राइट शॉर्ट नोट ऑन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ऐसे आता है बेटा 2 मार्क्स में। तो इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। है क्या, चूँकि हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट था, उसने बताया कि कोई भी छोटा पार्टिकल, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या कुछ भी हो, अगर उसकी हम पोजीशन और उसका मोमेंटम या वेलोसिटी दोनों को हम एक साथ नहीं निकाल सकते। अगर एक कांस्टेंट होगा तो दूसरा चेंज हो जाएगा, दूसरा कांस्टेंट होगा तो पहला चेंज हो जाएगा। तो इस प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो पहला इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल इसका एक्सप्रेशन क्या है वो लिख लेते हैं। बट इसका है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। ये बेटा इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, इस रूल को ऐसे लिखते हैं। तो हाइजेनबर्ग ने बताया कि किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, किसी भी माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट के लिए, हम किसी भी छोटा सा कोई पार्टिकल है उसके लिए हम ये क्या बेटा डेल्टा एक्स पोजीशन, डेल्टा पी क्या है बेटा यहाँ पे मोमेंटम, और डेल्टा का मतलब क्या है कि इसमें पोजीशन में क्या है आपकी अनिश्चितता, बेटा इसमें क्या है मोमेंटम में अनिश्चितता, राइट। एच अपन 4 आपका एक डिजिट है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि हम किसी भी, तो हाइजेनबर्ग ने क्या बताया, छोटा सा टॉपिक है बहुत जल्दी याद हो जाएगा। हाइजेनबर्ग ने ये बताया कि किसी भी छोटे से माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल्स के लिए हम डेल्टा एक्स उसकी पोजीशन या डेल्टा पी उसका मोमेंटम दोनों को एक साथ नहीं निकाल सकते। इसको निकालोगे तो ये चेंज हो जाएगा, इसको निकालोगे तो ये बदल जाएगा, दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं निकाल सकते, राइट। जैसे कि आपका ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूम के यहाँ आया, यहाँ आया। तो देखो स्टूडेंट, अगर आप इसका क्या, अगर आप इसका पोजीशन देख रहे हो तो इसकी क्या, इसकी आपकी मोमेंटम चेंज हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, मोमेंटम चेंज हो रहा है, ठीक है। और मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है इसका, डेल्टा पी का m इंटू डेल्टा बी। आपने देखा कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आपका एटम होता है, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। कभी उनकी आपने वेलोसिटी कांस्टेंट देखी, उनकी वेलोसिटी हमेशा चेंज होती रहती है। तो वेलोसिटी चेंज होती है तो उनकी पोजीशन भी, तो दोनों को हम एक साथ नहीं निकाल सकते। दोनों में क्या आती है, हमारी अनिश्चितता आती है। अगर पोजीशन को फाइंड करोगे तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी फाइंड करोगे तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो वही यहाँ से बताया है कि जो मोमेंटम और जो आपका पोजीशन है दोनों को हम एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते, और इन दोनों का जो वैल्यू होता है वो h/4 पाई के इक्वल होता है या फिर ज़्यादा होता है, राइट। फिर उन्होंने बोला जब हम किसी इलेक्ट्रॉन पे लाइट पास करते हैं, क्या पास करते हैं, आपने किसी इलेक्ट्रॉन पे लाइट पास की तो इलेक्ट्रॉन को क्या मिली, एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करने लगा, और जब इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करेगा तो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट चेंज हो जाएगी तो उसका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। क्यों, मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, m इंटू डेल्टा बी। वी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो उसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। अच्छा बेटा, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ये है बेटा इसका कि ये रूल हमेशा आपके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन जो कि आपके गतिशील होते हैं उन पर अप्लाई होता है।
जैसे कि हम बात करते हैं किसकी, एटम के स्ट्रक्चर की। तो एटम में जो स्ट्रक्चर होता है एटम का, उसमें बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर ऑर्बिटल्स में साइड्स में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन उसमें आपके फिक्स नहीं रहते, उनकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है। और इसलिए हम क्या कहेंगे कि हम उनकी वेलोसिटी यानी कि आपका ये वेलोसिटी या मोमेंटम कह सकते हैं कि बातें, मोमेंटम या वेलोसिटी और उसकी पोजीशन एक्स को हम एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। यही था हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि हाइजेनबर्ग ने छोटे से पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स के लिए दिया था। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे आज 2 टॉपिक थे जो हमने आज कवर किए, जो कि बीएससी पार्ट 1 के आपके फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने आज 2 टॉपिक ये कवर कर लिए, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में ये आएंगे और आप इनको अच्छे से कर लेना। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी चैप्टर के आपके और न्यू टॉपिक, जो मैंने आज आपको यहाँ पर ड्रॉ के लिखाया था, जो टॉपिक आपके रिमेनिंग है वो कराऊंगी, ठीक है। और ऐसे ही करके हम अपना ये फर्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी इस वीडियो में कोई भी डाउट, कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चंस पूछना है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग जो टॉपिक आपको क्लियर नहीं होता है, समझ में नहीं आता है, वो आप अपने टॉपिक मेरे से कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। मैं उसको ईजिली आपको यहाँ पे समझा दूँगी, राइट। और स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी चैप्टर में हम कंटिन्यू करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक। सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, बाय। हेलो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो स्टूडेंट, अगर आप आज इस वीडियो में कोई भी डाउट्स, कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप सो कि मैं उसको समझा पाऊँ अच्छे से। और स्टूडेंट्स, आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।